नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सलमान रश्दी बुकर प्राइज़ विनर मशहूर लेखक सलमान रश्दी पर, जिनकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं, एक मिडनाइट्स चिल्ड्रन, दूसरा सैटेनिक वर्सेस। एक किताब को पुरस्कार मिले। मिडनाइट्स चिल्ड्रन को बुकर ऑफ द बुकर्स मिला 2008 में। सैटेनिक वर्सेस के लिए उनकी ज़िंदगी खतरे में। 12 अगस्त को जब उन पर हमला हुआ न्यूयॉर्क से 400 किलोमीटर दूर करीब, तो एक कार्यक्रम में वो बोलने के लिए गए थे। वहाँ उनकी गर्दन पर हमला हुआ, वही नारा सर तन से जुदा। उसी तरह से हमला करके उनकी गर्दन काटने की कोशिश हुई और जिसने ये हमला किया उस युवक की उम्र सिर्फ 24 साल है। उनकी किताब आई थी 1988 में, 34 साल पहले, 34 ईयर्स पहले। और 24 साल के लड़के के मन में इतनी नफ़रत भरी हुई है। किसने भरी ये नफ़रत? कैसे भरी गई नफ़रत? वो कौन सा मजहब है, वो कौन सी शिक्षा है जो ऐसी नफ़रत सिखाता है कि किताब से असहमत होने के कारण आप उस लेखक की हत्या कर दें या हत्या करने की कोशिश करें? अब ज़रा मैं आपको जो क्रोनोलॉजी है सलमान रश्दी की किताब को लेकर उसके बारे में बताता हूँ। फिर बताता हूँ, मैं ये सलमान रश्दी पर बात करने के लिए कार्यक्रम नहीं बना रहा हूँ कि भारत में कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की गई, कैसे मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उनको खुश करने की कोशिश की गई और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, उसका गुनहगार कौन है, ये इस मामले में पहला पत्थर फेंकने वाला कौन है, पहला हमला करने वाला कौन है, पहला तीर चलाने वाला कौन है, इन सब की बात करूंगा। लेकिन पहले ज़रा क्रोनोलॉजी की बात कर लें। उसमें बीच में 2 तारीखें छोड़ दूंगा, उस बाद में बात करूंगा उसकी। पहली तारीख है 26 सितंबर 1988, जब उनकी किताब छपी। 12 फरवरी 1989 को ईरान ने फतवा जारी किया। अयातुल्ला खुमैनी ने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया। $3 मिलियन का इनाम रखा गया जो उनकी हत्या करेगा। अगस्त 1989 में पहला हमला हुआ और 10 अक्टूबर 1989 को धमकी मिली फिर से। अब आप देखिए कैसे ये सांप्रदायिकता, कैसे ये कट्टरपंथ फैलता है। ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने जब ये फतवा जारी किया तो उस समय की खबरों के मुताबिक तब तक उन्होंने वो किताब पढ़ी भी नहीं थी। जो किताब आपने पढ़ी नहीं, जिसमें क्या लिखा है आपको मालूम नहीं, केवल सुनी सुनाई बातों पर, जिन लोगों ने पढ़ी होगी शायद उनकी राय के आधार पर, यानी दूसरों की राय के आधार पर आपने किसी व्यक्ति को मारने का फतवा जारी कर दिया, हत्या का फतवा जारी कर दिया और उसका तमाम देशों से समर्थन होने लगा, जाहिर है कि इस्लामी देशों से। 1991 में इस किताब के सैटेनिक वर्सेस का जो अनुवादक था उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आप देखिए, एक दो तरह की दुनिया, एक दुनिया ये और दूसरी दुनिया। ब्रिटेन ने 2007 में क्वीन एलिजाबेथ II ने उनको नाइटहुड से सम्मानित किया सलमान रश्दी को। पहले हमले के बाद से और ये धमकी या फतवा जारी होने के बाद लगभग 10 साल सलमान रश्दी अज्ञातवास में रहे, हाइडिंग में रहे। इस अज्ञातवास में वो जोसेफ एंटन के नाम से रहे। जोसेफ एंटन के नाम से उन्होंने फिर बाद में एक किताब भी लिखी है उसको लेकर, अज्ञातवास को लेकर, उस नाम से रहे। और 6 साल बाद, 10 साल छिपते रहे, 6 साल बाद वो लंदन में अपीयर हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। इस बीच में वो सेफ हाउस में रहते रहे, अलग अलग सरकारें सुरक्षा देती रहीं, उनकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश होती रही। आप देखिए, एक लेखक किताब लिखने के कारण किस तरह से उसकी जान पर खतरा है और सरकारें लगी हुई थी उनकी सुरक्षा में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत का स्तर क्या है। उससे पहले बीच में 1990 में उन्होंने अपनी किताब को डिफेंड करने की कोशिश की। न्यूज़ वीक ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने डिफेंड किया था कि वो किताब क्यों लिखी और उसका मकसद क्या है। अपनी किताब में लिखी बातों को उन्होंने उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। अब आया 1999 में दिल्ली में, यानी भारत में जो है,
अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। बीजेपी की सरकार ने उनको मुंबई आना चाहते थे, वो अपने घर, मुंबई के रहने वाले हैं सलमान रश्दी, अपने घर आना चाहते थे, मुंबई अपने शहर आना चाहते थे, वीज़ा जारी किया। यहाँ विरोध हुआ, विरोध के कारण वो नहीं आ पाए। अब देखिए 1989 और उसके बाद 2009 में ईरान ने कहा कि जो फतवा उन्होंने 1989 में जारी किया था वो अब भी वैलिड है, कुछ नहीं बदला। 2016 में अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 24 साल रहने के बाद उनको अमेरिकन सिटीज़नशिप मिली। तो ये तो बात हुई सलमान रश्दी की, और उनकी जो टाइमलाइन है उनके साथ कब क्या हुआ। अब आप आइए लौट कर फिर से कि उनकी किताब कब आई। किताब आई 26 सितंबर 1988 को, और उसके ठीक 10 दिन बाद 6 अक्टूबर 1988 को भारत सरकार ने किताब को बैन कर दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और याद रखिए कि शाहबानो का मामला हो चुका था। शाहबानो के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए जिस तरह से संसद में बहुमत का इस्तेमाल किया गया, केवल कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, उनके बीच ये मैसेज देने के लिए कि आपकी हर मांग हम मानने को तैयार हैं। फिर 14 फरवरी किताब पर बैन लगने के बावजूद भारत में किताब आई नहीं, किसी ने पढ़ी नहीं, किसी ने उस पर चर्चा की नहीं, किसी ने उस पर बयान दिया नहीं। इसके बावजूद 14 फरवरी को मुंबई में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 12 फरवरी को ईरान ने फतवा जारी किया था। अब आप देखिए, भारत का मुसलमान हमेशा उसकी नज़र बाहर रहती है इस्लामी देशों पर, कि वहाँ से क्या कहा जा रहा है, वहाँ क्या बोला जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। वो अपने देश की ओर नहीं देखता, अपने देश के नेताओं की ओर नहीं देखता, अपने कौम के नेताओं की ओर भी नहीं देखता, वो देखता है हमेशा बाहर। 12 फरवरी को अयातुल्ला खुमैनी ने फतवा जारी किया सलमान रश्दी के खिलाफ। भारत से उसका कोई लेना देना नहीं, उनकी किताब बैन हो चुकी पहले ही। इसके बावजूद 14 फरवरी को मुंबई में प्रदर्शन का आयोजन हुआ। प्रदर्शन एक सीमा तक जाने के बाद पुलिस ने रोका और कहा कि आप मेमोरेंडम दीजिए और चले जाइए। उस समय पुलिस पर फायरिंग हुई। जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, 12 लोग मारे गए। ये हिंसा किसके सर जाएगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? जिन लोगों ने बिना किताब पढ़े, और ये जो किताब बैन हुई, इसकी खबर सलमान रश्दी को सबसे पहले दी सलमान हैदर ने, जो उस समय लंदन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनके दोस्त भी थे। तो भारत सरकार ने यहाँ किसी ने पढ़े बिना 6 दिन, जब तक इस्लामी देशों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था, उससे पहले भारत ने बैन कर दिया। तो कांग्रेस का जिस तरह का रवैया रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ा है, जो कट्टरपंथ बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। शाहबानो मामले का बड़ा जिक्र होता है हर बार जब भी चर्चा होती है, राजीव गांधी की, उनके रिजीम की, शाहबानो की चर्चा होती है, लेकिन कभी सलमान रश्दी के मामले की, उनकी किताब के मामले की चर्चा नहीं होती। सवाल ये है कि उस किताब को बैन करने की, और ये वो लोग हैं जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आपको कोई किताब बुरी लग रही है तो मत पढ़िए, कोई फिल्म बुरी लग रही है तो मत देखिए। कौन कह रहा है आपसे कि किताब पढ़िए? कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा है। तो किताब यहाँ पढ़े बिना उस पर बैन लगा दिया गया। उसका सिर्फ एक मकसद था, मुसलमानों को खुश करना। किस बात के लिए खुश करना? अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ इससे बड़ा मामला और क्या होगा? तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोल पीट रहे हैं, जो उसकी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तानाशाही आ गई है, तो ये क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी की ताकत बढ़ाने की कोशिश हुई थी? किताब पर बैन लगाकर आखिर संदेश क्या देना चाहती थी राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार? आज लोग जानना चाहते हैं। इस हमले के बाद फिर से ये मुद्दा चर्चा में है, और आप देखिए कि फिर यहाँ पर जो है इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होगी। और इसकी तुलना ज़रा आप नुपुर शर्मा के मामले से कर लीजिए। ठीक यही मॉडस ऑपरेंडी है। नुपुर शर्मा का टेलीविज़न चैनल पर जो भी बयान आता है, उसके कुछ दिन बाद तक कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं।
फिर एक माहौल बनाया जाता है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो इसलिए जो है समय लगा। माहौल बनाया जाता है और नुपुर शर्मा के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो, भारत सरकार के खिलाफ हो, बात समझ में आती है। भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई, उकसाया गया। कुछ मुस्लिम देशों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो इसका विरोध करें, इसके विरोध में बोलें। और मुस्लिम देशों में आपसी जो प्रतिस्पर्धा है नेतृत्व को लेकर, उसका नतीजा था कि सबसे पहले जो है कतर ने इस बारे में बोला, फिर दूसरे इस्लामी देशों ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं। तो कुल बात यह है कि जिस तरह से यहाँ एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में अव्यवस्था फैले, अराजकता फैले, अशांति फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इसकी कोशिश आज से नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद से अगर मुद्दे गिनाना शुरू करें तो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन बात कांग्रेस की हो रही है तो मैं गांधी परिवार की हो रही, तो उसी परिवार की बात कर रहा हूँ कि परिवार के प्रधानमंत्री ने, उस समय राजीव गांधी थे, ये भी नहीं कह सकते कि परिवार का व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री पद पर नहीं था। उन्होंने इस किताब को क्यों बैन किया, क्यों प्रतिबंध लगाया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को आज देना चाहिए। क्या वो फैसला, वो कदम राजीव गांधी का सही था? कांग्रेस सरकार का वो फैसला सही था? शाहबानो का फैसला, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या हुआ, उस पर जनमानस में उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसले के कारण और इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को ये इस बात का कोई नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वो ऐसे मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठाए। जिस पार्टी ने पहले दिन से संविधान में पहला संशोधन, मैं कई बार बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान में पहला संशोधन किया और पहला ही संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए था। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरे देश के सामने है। वो पार्टी जब बात कहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये बोल कौन रहा है। तो सलमान रश्दी के मुद्दे ने, उन पर हमले के मुद्दे ने एक बार फिर से इस बहस को, इस चर्चा को, इन तथ्यों को उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो इन तथ्यों की रोशनी में सोचिए कि देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा क्यों, कैसे और कौन दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।